स्केरी सीरीज़ के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए। एक डिलीवरी की नौकरी आपको लगता होगा काफ़ी आसान होती है। बाइक स्टार्ट करो और खाना एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाओ, लेकिन इनको किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है ये हम लोग नहीं सोच सकते। कभी धूप में लंबा सफ़र, तो कभी तेज़ बारिश, कभी रात का घुप अंधेरा, तो कभी लोकेशन ढूंढने में मुश्किल, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए टाइम पर खाना लेकर आते हैं। तो आज की स्टोरी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की है जो अपना ताल्लुक़ कराची से बताते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक छोटा सा लाइक तो हमारे लिए बनता भी है यार। तो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ और सुनते हैं उमैर की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे साथ होने वाला ये वाक़या साल 2022 का है। तब मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुका था। अपनी सीवी कई जगह पर दे चुका था, लेकिन कहीं से भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी। हमेशा कुछ ऐसा करने का सोचता था जिससे मैं घर वालों की मदद कर पाता। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता, क्योंकि मेरे वालिद ने मेरी पढ़ाई पर काफ़ी पैसे लगा दिए थे। नौकरी ढूंढते हुए मुझे 2 माह हो चुके थे, लेकिन अभी भी मुझे कहीं से जवाब ना आया। आखिरकार हिम्मत करके मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम शुरू किया। शुरू के कुछ दिन मुझे पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाया गया, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे परमानेंट तौर पर डिलीवरी बॉय का काम दे दिया गया। मुझे कोई भी ऑर्डर मिलता तो मैं जल्दी से जल्दी ऑर्डर डिलीवर करके वापस आ जाता था। कभी कभार मुझे ये काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन फिर ये सोचता था कि बस कुछ दिन करूँगा, उसके बाद शायद मुझे कहीं से इंटरव्यू की कॉल आ जाए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मैनेजर किसी ज़रूरी काम की वजह से दिन को जल्दी घर चले गए और उन्होंने मेरी और एक और लड़के जिसका नाम साद था रेस्टोरेंट बंद करने की ड्यूटी लगाई। हम सारी चीज़ें समेट कर सफाई वगैरह करने के बाद जाने ही लगे थे कि अचानक से फ़ोन की रिंग बजी। वैसे तो हम रात 12 बजे के बाद कोई कॉल नहीं उठाते थे, लेकिन उस रात साद ने मुझे कॉल उठाने को कहा, जिसको मैं मना नहीं कर सकता था। खैर मैंने कॉल उठाई तो एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज़ सुनी। उसने मुझे 3 रेगुलर पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया और अपना एड्रेस बताकर कॉल बंद कर दी। उस बूढ़े आदमी ने जो एड्रेस मुझे बताया था वो मेरे घर के रास्ते में ही आता था, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाते जाते डिलीवर कर जाऊंगा और शायद रात के इस वक्त टिप भी अच्छी मिल जाएगी। खैर मैंने साद को जल्दी से पिज़्ज़ा रेडी करने का बोला और ख़ुद रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर पिज़्ज़ा तैयार होने का वेट करने लगा। कोई 25 से 30 मिनट बाद साद पिज़्ज़ा तैयार करके बाहर ले आया। साद ने जल्दी से तीनों पिज़्ज़े पैक किए और बिल की रसीद मेरे हाथ में दे दी। मैंने जल्दी से एड्रेस की पूरी इन्फॉर्मेशन ली और रेस्टोरेंट से निकल पड़ा। जगह जगह से रोड टूटी हुई थी और स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर थी। हर तरफ एक अजीब डरा देने वाला खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। बहरहाल मैं उस रोड पे खड़ा था जहां मुझे उस आदमी ने आने का बोला था, लेकिन किसी किस्म की रोशनी ना होने की वजह से मुझे उस आदमी का घर ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मैंने उस बूढ़े आदमी को कॉल की तो रिंग जाने लगी, लेकिन कोई भी आगे से कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। 2-3 बार मैंने कॉल की, लेकिन अब भी आगे से कोई जवाब ना आया। कुछ टाइम के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ किसी ने मजाक किया है और रात के इस टाइम मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। अगर अब पिज़्ज़ा डिलीवर ना हुआ तो मैनेजर मुझ पर गुस्सा करेंगे। आगे पीछे ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं उस घर के बारे में पूछ सकता। मैंने दोबारा गूगल मैप देखने के लिए मोबाइल निकाला
کبھی وہ مجھے رائٹ سائڈ لے کر جاتا تو کبھی لیفٹ سائڈ۔ 15-20 منٹ تک میں وہاں ہی آگے پیچھے گھومتا رہا۔ اچانک سے مجھے اس بوڑھے آدمی کا بتایا ہوا ایک گھر دکھائی دیا، سفید پینٹ، براؤن گیٹ اور اوپر 2 پانی کی ٹینکیاں لگی تھیں۔ میں جب اس گھر کے سامنے پہنچا تو مجھے لگا یہ وہی گھر تھا جس کے بارے میں مجھے اس نے بتایا تھا۔ میں نے بائک کو ایک طرف کھڑا کرنے کے بعد نیچے اتر کر اس گھر کی بیل بجائی۔ 2-3 بار بیل بجانے کے بعد ایک بوڑھا آدمی چلتے ہوئے باہر آیا۔ اس نے گیٹ کھولا اور کہا، بیٹا کافی دیر لگا دی تم نے آتے ہوئے۔ میں نے ان کی بات سنتے ہی جواب میں کہا، انکل آ تو گیا ہوں، لیکن آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں پچھلے 15 منٹ سے اسی ایریے میں گھوم رہا ہوں، لیکن امید ہے پیزا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہوگا۔ انکل نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے مجھ سے کہا، بیٹا معاف کرنا، میں نے فون اندر رکھ دیا تھا، اس لیے آواز سنائی نہیں دی۔ ہم سارے گپ شپ میں اتنے مگن تھے، اس لیے فون پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ میری نظر اندر کی طرف گئی تو اندر واقعی 2 لوگ اور موجود تھے، اور ان کے سینٹر میں پڑا ہوا ٹیبل بھی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھ سے پیزا لیا اور جا کر اس اینٹوں کے بنے ہوئے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ دیکھنے میں اس بوڑھے آدمی کو ملا کر ٹوٹل 3 آدمی مجھے دکھائی دیے، لیکن اندر سے جو شور آ رہا تھا وہ سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان سب کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ اندر موجود ہیں۔ میں نے بغیر کچھ اور سوچے انکل سے کہا، انکل پیمنٹ جلدی کر دیں، میں نے واپس گھر جانا ہے۔ آپ کے ٹوٹل 2400 بنتے ہیں، اور یہ بل کی رسید بھی لے جائیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی مجھ سے بل کی رسید لے کر گھر کے اندر چلا گیا، اور 5-10 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ گھر سے واپس نہ آیا۔ میں دوبارہ بیل بجانے کے لیے آگے کی طرف بڑھا کہ اتنے میں انکل پرس ہاتھ میں پکڑے میری طرف آتے دکھائی دیے۔ پاس آتے ہی ان انکل نے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا، بیٹا مجھے معاف کرنا، مجھے لگا میرے پرس میں پیسے ہیں، شاید آج میرا بیٹا پرس میں پیسے ڈالنا بھول گیا۔ ابھی تو وہ ہمیں یہاں اتار کر کسی کام سے گئے ہیں، اور آتے آتے کافی ٹائم لگا دے گا۔ فی الحال تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن صبح میں خود آ کر ریسٹورنٹ پیسے دے جاؤں گا۔ اس بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر مجھے کافی غصہ آیا، لیکن پھر میں نے خود پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں انکل، آج تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کسی کسٹمر نے پیزا لینے کے بعد مجھے پیمنٹ نہ کی ہو۔ ہمیشہ پیزا ڈیلیور کرنے کے بعد میں پیمنٹ لے کر جاتا ہوں۔ خیر، کافی بحث کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں صبح ریسٹورنٹ جانے سے پہلے انکل سے پیمنٹ لے کر جاؤں گا، اور پیٹرول کا بھی جو خرچہ ہوگا اس کی پیمنٹ بھی یہ کریں گے۔ ایک پل کے لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں آرڈر واپس لے کر اپنے گھر چلا جاؤں، لیکن پیزے 3 تھے اور ان کی اماؤنٹ 2400، جو میرے لیے افورڈ کرنا مشکل تھا، اس لیے بہتر یہی سمجھا کہ صبح آ کر پیمنٹ لے جاؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا اور گھر کی طرف نکل پڑا۔ کوئی رات کے 2 بجے میں گھر پہنچا اور کھانا وغیرہ کھا کر میں سو گیا۔ اگلی صبح تھوڑا جلدی اٹھ کر تیار ہوا اور ناشتہ کر کے کوئی 9 بجے میں گھر سے نکل گیا۔ ویسے تو مجھے 10 بجے ریسٹورنٹ پہنچنا ہوتا ہے، لیکن اس دن مجھے اس بوڑھے آدمی سے پیمنٹ لینے جانا تھا، اس لیے میں جلدی گھر سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس گھر کے سامنے پہنچ گیا جہاں میں نے رات کو پیزے ڈیلیور کیے تھے۔ میں نے بائک کو ایک طرف کھڑا کیا اور پھر جا کر اس گھر کی بیل بجائی۔ کافی دیر بیل بجاتا رہا، لیکن پھر بھی گھر سے کوئی باہر نہ آیا۔ مجھے اب یہ سوچ کر غصہ آنے لگا کہ کل اس بوڑھے آدمی نے پیزا بھی کھا لیا اور آج دروازہ بھی نہیں کھول رہا۔ کافی دیر بیل بجانے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا، تو میں نے ان کے پڑوس سے اس گھر کے بارے میں پوچھنے کے لیے بیل بجائی۔ بیل بجاتے ہی کچھ دیر بعد ایک آدمی گھر سے باہر آیا، تو میں نے اس آدمی سے اس گھر کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہا، بھائی یہ آپ کے ساتھ والے دروازہ نہیں کھول رہے،
काफ़ी देर से बेल बजा रहा हूँ, लेकिन कोई भी अभी तक बाहर ना आया। दरअसल रात को मैंने इस घर में पिज़्ज़ा डिलीवर किया था। तब उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं की और सुबह पेमेंट देने का बोला था, लेकिन अब जब मैं पेमेंट लेने आया हूँ तो ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मेरी बात ख़त्म होते ही वो आदमी मुझे हैरत से देखते हुए कहने लगा, यार झूठ तो मत बोलो, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। चलो शाबाश, घर जाओ और जाकर आराम करो। भाईजान, मैं ठीक हूँ और इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। मैं खुद जहाँ कल पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया था और आज इन्हीं पिज़्ज़ों के पैसे लेने आया हूँ। खैर, काफ़ी बहस करने के बाद उस आदमी ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल मिलाकर दूसरी तरफ चलने लगा। उस आदमी ने मुझे इंतज़ार करने का बोला और कोई 10 से 15 मिनट बाद वहाँ एक और आदमी आया। अब ये दोनों थोड़ा साइड पर होकर एक दूसरे से बात करने लगे। इस दफ़ा वो दोनों मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने रात को यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर किया था। मैं अब भी अपनी बात पर कायम था और यही बोल रहा था कि मैंने रात को यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर किया था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो जाकर हमारे रेस्टोरेंट की कॉल हिस्ट्री चेक करें या फिर सीसीटीवी देखें। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो दरवाज़ा खोल लें। मुझे पता है अंदर ईंटों की कुर्सियाँ लगी हैं और सामने ईंटों का टेबल पड़ा है। उन कुर्सियों पर 3 बूढ़े आदमी बैठे थे, जिसमें से एक आदमी ने कॉल करके पिज़्ज़ा मंगवाया था और उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि आज उसका बेटा पर्स में पैसे डालना भूल गया है, इसलिए आज उसका पर्स खाली है। मेरी ये बात सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए और वो दोनों मेरी तरफ हैरत से अपनी फुटूनी आंखों से देख रहे थे। इतने में उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उस घर का दरवाज़ा खोलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने उस कुर्सी टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखें, वो सामने ईंटों की कुर्सियां हैं और सामने ही ईंटों का टेबल पड़ा है। उस टेबल के ऊपर अब भी वही पिज़्ज़े के डब्बे पड़े हैं जो मैं रात को डिलीवर करके गया था। मेरी बात ख़त्म होते ही जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा दिखाई दिए। दोनों के माथे पर पसीना और डर के असरात मैं साफ देख सकता था। दोनों के मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। एक चुप सी लग गई थी। मुझे कुछ भी समझ में ना आया कि उन दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन दोनों में से एक लड़का टेबल की तरफ गया और पिज़्ज़े के डब्बे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि पिज़्ज़े के कुछ स्लाइस वैसे ही पड़े थे जिनको कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं खा सकता था। ये सब देखकर मैं भी कुछ हद तक डर चुका था। बहरहाल उन दोनों में से एक आदमी ने मुझे पैसे निकाल कर दिए और कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं उस बूढ़े आदमी का बेटा हूँ जिसने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और मेरे वालिद को इस दुनिया से गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। मेरे वालिद को इस कदर पिज़्ज़ा पसंद था कि वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि मैं जब भी मरूं तो मेरे कुलों पर सब लोगों को पिज़्ज़ा भी खिलाना। पिज़्ज़े से मेरे वालिद का एक अलग ही प्यार था। वो अक्सर अपने भाइयों को बुलाकर इस जगह बैठकर पिज़्ज़ा खाया करते थे। और तुमने जो बाकी 2 आदमी देखे थे वो भी मेरे चाचा थे। उन दोनों की मौत 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस रात भी वो दोनों मेरे वालिद के साथ बैठकर पिज़्ज़ा खाने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो दोनों अपनी जान की बाजी हार गए। मेरे उन दोनों चचा की डेथ के बाद मेरे वालिद अक्सर मुझसे कहा करते थे कि वो दोनों अब भी मुझे दिखाई देते हैं और मेरे साथ पिज़्ज़ा भी बैठकर खाते हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया था और ना ही उनकी बात पर यकीन किया था। लेकिन तुम बता रहे हो कि यहाँ 3 आदमी थे, तो आज मैं भी ये मानने पर मजबूर हो गया कि वो तीनों आज भी इकट्ठे होते हैं। और ये पिज़्ज़ा इस बात का सबूत है
کہ سچ میں انہوں نے یہ پیزے کھائے تھے۔ میں بھی یہ سن کر کافی حیران تھا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ میں کچھ ہی دیر تک پیمنٹ لے کر ریسٹورنٹ واپس آ گیا۔ واپس آ کر یہ واقعہ میں نے جس کو بھی بتایا اس نے میری بات پر یقین نہ کیا، سوائے اس لڑکے کے جو اس رات میرے ساتھ تھا، جس کے سامنے میں نے آرڈر لیا تھا۔ تو یہ تھا میرے ساتھ ایک پیش آنے والا خوفناک واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنی ایک خوفناک کہانی شیئر کی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔